आज का टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ मैटर्स इन इकोसिस्टम। ये छोटा चैप्टर है, तो इससे के साथ हम 2 चैप्टर आज ख़त्म करेंगे, 4 और 5 दोनों एक साथ। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कार्बन चक्र, जो कार्बन साइकिल है, में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान का मतलब बढ़ाना होता है। पहला है ज्वालामुखी क्रिया, इसके द्वारा कार्बन में वृद्धि होती है। दूसरा श्वसन, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन छोड़ते हैं, तो इससे भी कार्बन में वृद्धि हो रही है। प्रकाश संश्लेषण में से कार्बन में कमी होती है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। और जैव पदार्थों का क्षय, जब जैव पदार्थों का डिग्रेडेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आंसर क्या होगा? सी, 1, 2 और 4। कार्बन साइकिल की बात करें तो यह एक भूजैव रासायनिक चक्र है, जिसके द्वारा कार्बन जैव मंडल, भूमंडल, मृदा मंडल, जल मंडल और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ आदान प्रदान होता है। जैव मंडल और उसके आसपास समस्त जीवों के साथ कार्बन के पुनर्नवीनीकरण और पुनरुपयोग को अनुमत करता है। दूसरा, हम देखते हैं कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं वातावरण में, पर्यावरण में, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। पहला, श्वसन के द्वारा। दूसरा, जब जैव पदार्थों का क्षय होता है तब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा। जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तब CO2 में वृद्धि होती है। और पेट्रोलियम, जो ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ से भी CO2 में इंक्रीज होता है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसकी प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे वातावरण से CO2 का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव भू रसायन चक्र क्या है? पहला है कि भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा अणु पृथ्वी के जैविक, जिसको हम बायोटिक कहते हैं, और अजैविक, अबायोटिक, दोनों कंपोनेंट के माध्यम से गतिशील होता है। ये सही हो जाएगा। दूसरा, भूमिगत जैव पदार्थ से उत्पन्न प्रदूषण चक्र है, प्रदूषण चक्र नहीं है। फिर कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ भूगर्भिक संरचनाओं से उत्पन्न प्रदूषण चक्र है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ए होगा। वह चक्र जिसमें एक रासायनिक तत्व या अणु पृथ्वी के जैविक यानी जैव मंडल, बायोटिक और प्रतिजैविक, अबायोटिक, जिसमें कौन कौन से स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल घटकों के जरिए गतिशील होता है, जैसे जैव भू रसायनिक चक्र कहते हैं। कि किस तरह के रासायनिक चक्र होते हैं? जैसे जल चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया और चट्टान चक्र। ये सब इसके उदाहरण हैं, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। अगला, कुछ टर्मोलॉजी दी हुई है, साइकिल दी हुई है, और जानते हैं कि ये चक्र कहाँ कहाँ होते हैं। पहला है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, तो ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण और ओजोन परत के साथ चक्रण करता है। दूसरा, नाइट्रोजन चक्र की बात की जाए तो नाइट्रोजन चक्र क्या करता है? नाइट्रोजन चक्र सहजीवी, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा वायुमंडल से परिवर्तित होता है, वायुमंडल से, और जानवरों का आहार बन जाता है। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा ये वायुमंडल से
पौधों में आता है और पौधों से ये जानवरों का आहार बन जाता है। दूसरा फास्फोरस चक्र की बात की जाए तो फास्फोरस तो एटमॉस्फेयर में पाया नहीं जाएगा, वायुमंडल में, ये स्थल पे पाया जाएगा, तो ये चट्टानों पे होता है और ख़ासकर अवसादी चट्टानों में। फास्फोरिक चट्टानों से प्रारंभ होकर ये अवसादी चक्र जो पादप में संपन्न होता है और जानवरों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर सल्फर चक्र है। सल्फर चक्र ज्वालामुखी या एंथ्रोपोजेनिक जो प्रोसेस होता है मानवीय क्रियाकलापों से, जहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है या फिर मानवीय क्रियाकलाप ह्यूमन एक्टिविटी होती है, यहाँ से शुरू होता है और हमारा जो फूड चेन है वहाँ पहुँचकर अपना चक्र कंप्लीट करता है और उसके बाद अब घटित हो जाता है। अब यहाँ दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ है उर्वरक और दूसरी ओर है इनके कार्य। तो जानते हैं नाइट्रोजन का क्या कार्य है। नाइट्रोजन जो है हरियाली और पादपों के विकास में भूमिका निभाता है। फास्फोरस क्या करता है, फास्फोरस पादपों के पुष्पण, पौधों में जब फूल आता है वहाँ फास्फोरस की अहम भूमिका होती है। और पोटेशियम, पोटेशियम इंपोर्ट किया जाता है फल बनने के चरण में इसकी अहम भूमिका होती है। जब फल बनता है उसमें अहम भूमिका होती है। तो नाइट्रोजन जो है, जिन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ नाइट्रोजन अपनी भूमिका निभाता है। फास्फोरस जब फ्लावर होता है, पौधे में पुष्पन होता है, उसकी में भूमिका निभाता है। और पोटेशियम जब फल आने लगता है, पौधे के चरण में जब फल आता है वहाँ अपनी भूमिका निभाता है। अगला कथन कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में आयोजित किया गया और इसे रियो+10 भी कहा जाता है। इसमें अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक लगा दिया गया था, ये सही है। दूसरा, ब्लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रवाहित होते जल का पारिस्थितिक तंत्र है और लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र गहरे ठहरे हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र है। लोटिक इकोसिस्टम ऐसा है जहाँ जल बहता रहता है, रुकता नहीं, ठहरता नहीं है, जैसे नदियाँ हो गई, समुद्र हो गया। और लेंटिक इकोसिस्टम कैसा है, जहाँ जल में ठहराव होता है वो लेंटिक पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैसे तालाब में पानी ठहर जाता है। ठीक है। मृतजीवी वैसे परजीवी हैं। अब बात मृतजीवी की हो रही है, ये भी सही है। मृतजीवी ऐसे परजीवी हैं जो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भूमिका निभाता है। तो मृतजीवी का नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई योगदान नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। इसमें बैक्टीरिया काम करता है, जैसे न्यूमोसो। तो मृतजीवी जैव अपघटक होते हैं जो मृत जानवर या पौधों से आवश्यक पदार्थों को उत्सर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये अपघटन का काम करते हैं, ना कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का। अगर हम नाइट्रोजन चक्र में बात करें तो नाइट्रोजन चक्र में किसकी अहम भूमिका होती है, तो स्यूडोमोनास जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अधिक भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना है कि कौन सा गलत है। पहला कह रहा है भीतरकर्णिका अभयारण्य। भीतरकर्णिका कहाँ है, ओडिशा में है। और ओलिव जो रिडले कछुए हैं के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी संख्या विकास की गतिविधियों और जहाज मत्स्य के कारण खतरे में है, ये सही है। ओलिव रिडले कछुए जो है उड़ीसा के भीतरकर्णिका में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और यहाँ नेस्टिंग करते हैं, तो इस वजह से ये एक ओलिव रिडले कछुए के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। दूसरा, संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा पर्याप्त नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों के संसाधनों पर स्थानीय आबादी की डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए उन्हें स्वनिर्वाह के साधन दिए जाने चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। दूसरा,
कह रहा है कि कृषि के चट्टाने और जलाने की तकनीक, ऐसी तकनीक जिसमें काटा और जलाया जाता है, जिसे स्थानीय रूप से झूम कहते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ झूम खेती अधिक प्रचलन में है, क्योंकि वहाँ जंगलों को काटा जाता है और जला दिया जाता है। साथ ही जब तक वहाँ की उत्पादकता बनी रहती है, खेती की जाती है, इसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। तो यह खेती की गलत पद्धति है, पहले से ही कमज़ोर पूर्वोत्तर पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक है। ये भी सही हो जाएगा। फिर कहला कि कार्बन पारिस्थितिक तंत्र के अजैव भाग में पाया जाता है, ना कि जैव भाग में। तो कार्बन ऐसा पदार्थ है जो जैव और अजैव दोनों भागों में पाया जाता है, इस वजह से डी गलत हो जाएगा। फिर हमें असत का चयन करना है। पहला है कि जीवों के शुष्क भार का 49% कार्बन से बना होता है। यह सही है। अभी हमने देखा कि कार्बन जैव और अजैव दोनों में पाया जाता है, तो जिसका 49% है ये कार्बन का बना होता है। दूसरा, कुल भूमंडलीय कार्बन का केवल 1% भाग वायुमंडल में समाहित है। ये भी सही है। जीवों का फास्फोरस की प्राप्ति मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से होती है। ये भी सही है। फास्फोरस के चट्टानों के जब अपक्षय होता है वहाँ से फास्फोरस की प्राप्ति होती है। बाकी फास्फोरस चक्र, जो फास्फोरस साइकिल है, इसमें वायुमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वायुमंडल की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना पाया जाता है, तो 0.03 से लेकर 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फास्फोरस चक्र में क्या होता है, वायुमंडल की भूमिका ना के बराबर होती है, क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का विनिमय नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक नाइट्रोजन चक्र पिछले कुछ शताब्दियों में बहुत परिवर्तित हो गया है, जो नाइट्रोजन साइकिल है। सही कह रहा है। दूसरा, मानव द्वारा उत्पादित प्रयोग करने योग्य नाइट्रोजन की मात्रा अब प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित नाइट्रोजन की मात्रा से अधिक हो गई है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन साइकिल कि वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चला जाता है। तो दहन और श्वसन दो ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चला जाता है। पदार्थों के चक्रण की जब हम बात करते हैं, तो चूँकि पदार्थ निर्जीव से सजीव तथा वापस निर्जीव में एक लगभग चक्रीय पथ को प्रवाहित करता है। पहले यह निर्जीव से सजीव में जाएगा, फिर सजीव से निर्जीव में जाएगा। इस तरह एक साइकिल बन जाती है। इसलिए इस चक्र को हम जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब कुछ चक्र हैं जिनको समझना है, जैसे कार्बन चक्र। कार्बन साइकिल क्या है, इसमें क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में फ्री अवस्था में अगर कार्बन डाइऑक्साइड देखा जाए तो 0.03 से 0.04% पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, भोजन निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनका यूज किया जाता है। हरे पौधे CO2 को यूज करते हैं। पौधों द्वारा वातावरण से ग्रहण किया गया CO2 आहार के रूप में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में कार्बन कन्वर्ट हो जाता है और ये प्राणियों में स्थानांतरित हो जाता है। फिर जब प्राणियों से आता है, फिर पौधों और प्राणियों की मृत्यु के बाद यह फिर डिकम्पोज होकर वातावरण में चला जाता है। इस तरह ये संतुलन बना रहता है। साथ ही कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चला जाता है। जैसे जब हम दहन करते हैं, इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, लकड़ी को जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम
आदि ईंधन को जब जलाते हैं तो वहाँ से CO2 का उत्सर्जन होता है। दूसरा, पौधे, जानवर और अपघटन जो घटक होते हैं इनके श्वसन रिस्पिरेशन की प्रक्रिया से भी पौधों से CO2 का वातावरण में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन साइकिल। इसमें कह रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए पौधों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं किया जाता। यह सही है। डायरेक्ट हम पौधे जो है नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रोजन इस फॉर्म में पाया जाता है तो नाइट्रेट के रूप में लेता है। दूसरा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अमोनीकरण कहा जाता है। ये गलत है। अमोनीकरण नहीं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है, फिक्सेशन कहते हैं। मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। ये भी सही है। जब हम नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं तो यह एक कॉम्प्लेक्स जैविक रासायनिक चक्र होता है। इसमें नाइट्रोजन को अक्रिय वायुमंडलीय आणविक रूप यानी N2 से एक नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अब ये क्या करता है, पादपों द्वारा नाइट्रोजन को ग्रहण करने से पहले इसका क्रम होता है। पहले नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में स्थिर होता है, जिसे फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर पौधों में जाता है। साथ ही जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है जब अमोनिया में कन्वर्ट होता है तो इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, न कि अमोनीकरण कहते हैं। दूसरा, मृत पादप और जंतु में जो उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन होता है, इसको जो मृत पादप और जंतु होते हैं वो क्या करता है, अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इस प्रोसेस को अमोनीकरण कहा जाता है। फिर मृदा में उपस्थित नाइट्रेट डिनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन में अपचयित हो जाता है। और डिनाइट्रिफिकेशन में कौन कौन से जीवाणु शामिल होते हैं, जिसमें स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये ऐसे 2 बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोमोनास क्या करता है, नाइट्रोमोनास जो नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है वो अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कर देता है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया की सहायता से नाइट्रेट में ऑक्सीकृत किया जाता है। यह प्रक्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। अगला कह रहा है पोषण चक्रों, जो पोषण चक्र है कह रहा है इसमें कौन ऐसे पोषण चक्र हैं जो अवसादी चक्र में शामिल होते हैं। तो एक फास्फोरस चक्र है और दूसरा ऑक्सीजन चक्र है। ये अवसादी चक्र में शामिल होते हैं, बाकी ये डायरेक्ट नहीं होता, अभी हमने पढ़ा। और सल्फर ज्वालामुखी वगैरह से होता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस पोषण चक्र और कार्बन पोषक चक्र के मध्य अंतर देखना। कह रहा है जहाँ कार्बन की विशेषता श्वसन द्वारा कार्बन को वायुमंडल में मुक्त किया जाता है, वहीं फास्फोरस चक्र में श्वसन द्वारा फास्फोरस को वायुमंडल में मुक्त नहीं किया जा सकता। यह सही है, क्योंकि हम श्वसन के द्वारा CO2 को वायुमंडल में मुक्त कर सकते हैं, लेकिन फास्फोरस को नहीं, क्योंकि हम श्वसन में फास्फोरस को नहीं लेते। अगला कह रहा है कि फास्फोरस चक्र में वर्षा द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश होता है, कार्बन चक्र में कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। ये भी सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो जब लकड़ी को जलाया जाता है या फिर जंगलों में आग लगती है या जीवाश्म पदार्थों का दहन होता है या फिर ज्वालामुखी क्रिया होती है,
इन सब के स्रोतों से वायुमंडल में CO2 फ्री हो जाता है। ठीक है। मानवीय गतिविधियां ने कार्बन चक्र को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है और तीव्र रूप से निर्वनीकरण, इसमें कौन कौन से कारक हैं? जो हम जंगलों को काट रहे हैं विकास के नाम पर, तो पेड़ पौधे ही कार्बन डाइऑक्साइड सिंक के रूप में काम करते हैं। अब उनकी कमी होगी तो CO2 में वृद्धि होगी। तो निर्वनीकरण और बड़े स्तर पर ऊर्जा और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधनों के दहन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में तीव्रता आई है। दूसरा, फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार देखा जाए तो अगर बोला जाए कि फास्फोरस प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो चट्टानों में होता है। और जब चट्टान को अवसाद होता है तो वहाँ से फास्फोरस निकलता है, जिसमें अब ये फास्फोरस किस रूप में होता है? फास्फेट के रूप में संचित होता है। जब चट्टानें अपक्षयित होती हैं तब इस फास्फेट की सूक्ष्म मात्रा मृदा में घुल जाती है, जिसे पादपों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और इस प्रकार कार्बन चक्र की भांति वायुमंडल में फास्फोरस का श्वसन द्वारा नहीं होता, मुक्त श्वसन द्वारा नहीं होता। फास्फोरस चक्र में वर्षा द्वारा वायुमंडल में फास्फोरस का निवेश होता है और कार्बन की अपेक्षा बहुत कम होता है। अब जो हमारे धान के खेत होते हैं, धान के खेत में जब पानी भरा होता है उस समय नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसमें कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो भाग लेते हैं? तो एक तरह से हम इसको साइनोबैक्टीरिया बोल देते हैं कंप्लीट रूप से, लेकिन बैक्टीरिया जो भाग लेते हैं, एक अलोसिरा होता है और नोस्टॉक होता है। ये धान के खेत में होता है। अगर हम एजोटोबैक्टर की बात करते हैं तो ये दाल के खेत में, दाल के जो पौधे होते हैं वहाँ होता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नोस्टॉक और अलोसिया साइनोबैक्टीरिया के द्वारा जलमग्न धान के खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। अगला कह रहा है कि पौधों के पोषण चक्र के लिए नाइट्रोजन चक्र सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस में से एक है। जो वायुमंडलीय वातावरण में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, इसका पौधों में किस प्रकार से प्रवेश होता है? तो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रेट के फॉर्म में प्रवेश होता है। पहला नाइट्रोजन पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है, अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट होकर पौधों में चला जाता है। अगला क्वेश्चन कार्बन साइकिल के रूप में कह रहा है कौन सा सत्य नहीं है, हमें असत्य देखना है। तो पहला कह रहा है कि वायुमंडल में जो कार्बन होता है वो CO2 के रूप में पाया जाता है, सही है। दूसरा, जो कार्बन साइकिल है, कार्बन चक्र में वायुमंडल और जीवों के बीच लगातार कार्बन का आदान प्रदान होता रहता है, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि वायुमंडल से कार्बन, जो वायुमंडल में कार्बन उपस्थित होता है, पहले पशुओं में जाता है और फिर हरे पौधों में जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले हरे पौधों में जाता है और फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में जीव खाते हैं, जो ऊर्जा संचित रहती है भोजन के रूप में उसको खाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि कुछ कार्बन दलदली मिट्टी की परत में बिना सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ के रूप में जमा हो जाता है, जिसे कार्बन सिंक के रूप में जाना जाता है, तो ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि इकोसिस्टम में फास्फोरस साइकिल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हमें देखना है कि इसमें कौन सा सही नहीं होगा। पहला कह रहा है जल में फास्फोरस की स्थानीय कमी शैवालों की कमी के कारण हो सकती है, जबकि शैवाल जल में उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, फलस्वरूप अन्य जलीय जीव मर जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शैवाल तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो स्थानीय फास्फोरस की जब कमी होती है तो शैवालों की कमी हो जाती है, जब शैवालों की कमी होती है तो फास्फोरस की कमी हो जाती है, ये गलत हो जाएगा।
और जब जीव मरते हैं तो इसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है, या यह किसके द्वारा होता है? यूट्रोफिकेशन की क्रिया के द्वारा होता है। अगला कह रहा है कि फास्फोरस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अन्य समुद्री पक्षी हैं। जो फास्फोरस साइकिल में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनमें समुद्री पक्षी भी होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मछलियों से बनी हुई खाद, ऐसी खाद जो मछलियों से बनाई जाती है, फास्फोरस की प्रचुरता होती है और इस प्रकार समुद्र पक्षी फास्फोरस को समुद्र से ज़मीन पर वापस ला देते हैं, ये सही है। फिर कह रहा है कि फास्फोरस कोशिका भित्ति, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, डीएनए, आरएनए और एटीपी का महत्वपूर्ण कंपोनेंट घटक है, ये भी सही है। तो जब चट्टान को फास्फोरस के साथ जल के संपर्क में लाया जाता है, जब एसिड की कमी हो जाती है तो चट्टान छोटे टुकड़ों में बंटकर विलयन का रूप धारण कर लेती है। सपोषी, अब सपोषी कौन होते हैं? पौधे ही होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं अधिकतर। तो ये फास्फोरस को लेते हैं और इसका उपयोग विभिन्न तरीकों से साथ ही जो परपोषी होते हैं जैसे कि जंतु जो पौधों पर निर्भर होते हैं, उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं, तो ये अपना फास्फोरस की प्राप्ति कहाँ से करते हैं? पौधों से करते हैं। ठीक है। अब फास्फोरस की जो स्थानीय अधिकता जल में शैवालों की वृद्धि का कारण हो सकती है, न कि कमी का। शैवाल क्या करता है? जल में संपूर्ण ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और अन्य जलीय जंतुओं को मार सकते हैं। इसे अभी मैंने बताया यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। जब यूट्रोफिकेशन की क्रिया होती है तो शैवाल जो ऑक्सीजन जल में उपस्थित होता है उसको समाप्त कर देते हैं और बीओडी में वृद्धि हो जाती है, जिससे जीवों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और जलीय जीव मर जाते हैं। इस प्रकार से पूरा जल प्रदूषित हो जाता है और इसी में एल्गल ब्लूम की भी घटना होती है। साथ ही समुद्री पक्षी क्या करते हैं? ये फास्फोरस चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह करते हैं, ये फास्फोरस युक्त जो मछलियां हैं इनको समुद्र से लेकर आते हैं और ज़मीन में पहुंचा देते हैं। दूसरा, मछलियों से जो खाद्य बनाई जाती है इसमें फास्फोरस की प्रचुरता होती है और समुद्री पक्षी इन मछलियों को ज़मीन पर लाकर फास्फोरस को समुद्र से ज़मीन पर ला देते हैं। अगला कह रहा है कि जैव भू रासायनिक चक्र के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। जैव भू रासायनिक चक्र में विभिन्न तत्वों जिनमें जैव मंडल, निर्जीव, अबायोटिक कंपोनेंट से लेकर सजीव, जिसे हम बायोटिक कहते हैं, घटकों तक के विभिन्न प्रकार शामिल हैं, इनका संचलन शामिल है। शुरुआत से हम यही पढ़ते जा रहे हैं, सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र को गैसीय और अवसादी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैसीय जिसमें वायु या महासागर यानी वाष्पीकरण के माध्यम से संग्रहकर्ता होते हैं, अवसादी जिसमें भू परपटी संग्रहकर्ता होता है, ये भी सही है। जो गैसीय होते हैं वाष्पीकरण के माध्यम से और जो अवसादी होते हैं वो चट्टानों मिट्टी में संग्रहकर्ता के रूप में काम करते हैं। साथ ही एक प्रमुख पारितंत्र के सजीव घटकों बायोटिक कंपोनेंट के बने रहने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र प्रकृति में मौजूद होता है। सभी रासायनिक तत्व जिनमें सजीव कोशिकाएं बनी होती हैं का पुनर्चक्रण होना जरूरी है, ये भी सही है। आंसर डी हो जाएगा। तो कोई भी प्राकृतिक मार्ग जिसके द्वारा सजीव पदार्थ के आवश्यक तत्वों की परिक्रमण होता है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव रासायनिक शब्द का संकुचन है जो प्रत्येक चक्र के जैविक, भूवैज्ञानिक और रासायनिक पहलुओं के विचरण से संबंधित है। जैव भू रासायनिक चक्र में जैव मंडल में विभिन्न रूपों में अजैविक यानी जो अबायोटिक होता है घटकों से जैविक, जिसे हम बायोटिक कहते हैं, घटकों की ओर प्रवाहित होता है, यानी अजैविक से जैविक की ओर जैव भू रासायनिक चक्र होता है। यह जैविक है, अजैविक से जैविक की ओर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। साथ ही जो जैव भू रासायनिक चक्र है इसको गैसीय और अवसादी के रूप में भी क्लासिफाई किया जा सकता है। गैसीय जिनमें वायु या महासागर आ जाता है, जहाँ वाष्पीकरण के माध्यम से होता है रासायनिक चक्र
ये यहाँ स्टोर होते हैं, और अवसादी जिनमें भूपर्पट्टी जो है स्टोरेज के रूप में काम करता है। साथ ही एक प्रमुख पाइथन सजीव कंपोनेंट के बने रहने के लिए जैव भू रासायनिक चक्र प्रकृति में मौजूद होता है, तभी रासायनिक तत्व जिनसे सजीव कोशिकाएं बनी होती है लगातार पुनर्चक्रण होता। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब नया चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल अडाप्टेशन, पर्यावरण अनुकूलन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एंटीलोप, ऑरिक्स और चीरू एक प्रकार का मृग है, मृग की प्रजातियां हैं। इनके बीच क्या अंतर है इसे देखते हैं। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित हैं, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदानों या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है। तो चीरू, इसको हम कस्तूरी मृग भी कहते हैं। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ओरिक्स का शिकार एंटीलर्स यानी जो उनके सींग होते हैं के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कस्तूरी जो सुगंध देता है, ये गलत हो जाएगा। ओरिक्स कह रहा है पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भारत में मिलता है। ये भी गलत हो जाएगा। ओरिक्स की बात करें तो यह एंटीलोप अफ्रीका के शुष्क क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप में मिलता है, जबकि चीरू एंटीलोप तिब्बत के पठारी क्षेत्र के अल्पाइन स्टेपी घास में रहते हैं। सभी ओरिक्स प्रजाति लगभग मरुस्थलीय जलवायु को पसंद करते हैं और लंबे समय तक पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। तो एक जो धारणा है, परसेप्शन बनी है कि सिर्फ ऊँट ही पानी के बिना रह सकते हैं, ये गलत है। दूसरा, एंटीलोप क्या होते हैं? ये तेज दौड़ने वाले होते हैं। रूमिनेंट, जिसको हम जुगाली करने वाले होते हैं। और अशाखित, यानी इनके जो सींग होते हैं सिंगल होते हैं, स्तनधारी होते हैं। और संबंधित, अगर किस कुल के संबंधित होते हैं? ये बोबड़ी कुल के संबंधित होते हैं और अफ्रीका तथा यूरेशिया में पाए जाते हैं। अगला है कि जल के अभाव में और तापमान के प्रति अनुकूलन में कौन सा तरीका पौधे नहीं अपनाते? मतलब इन पौधों की बात की जा रही है जहाँ जल की कमी होती है। तो क्या इसमें पहला है कि जो पौधे वार्षिक बीज से जल्दी अंकुरित होकर अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में जल्दी पूरा कर लेते हैं और शुष्क मौसम में बीज के रूप में जीवित रहते हैं। सही है। मतलब कि जो पौधे होते हैं वो एक फसल चक्र में अपना अंकुरण पूरा कर लेते हैं और फिर जब मौसम शुष्क होता है तो बीज के रूप में जिंदा रहते हैं, जिसको किसान उपयोग करते हैं। दूसरा, कुछ पौधों की जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम जो है, सतह के निकट फैले होते हैं ताकि वे बड़े क्षेत्र से जल एकत्रित कर लें। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सतह के निकट नहीं होते हैं, सतह के बहुत अंदर होते हैं। इनकी जड़ बहुत अंदर तक धसी होती हैं। अगला कह रहा है कि कुछ पौधे अपना रंध्र, यानी जो छिद्र होते हैं, दिन में बंद कर लेते हैं जिससे जल की कम हानि हो। ये भी सही है। और कुछ पौधे के पत्ते अत्यधिक छोटे होते हैं। तो अत्यधिक छोटे होने के साथ साथ किसी में पत्ते होते ही नहीं हैं। ये जो विशेषताएं हैं सभी मरुस्थलीय पौधों की बताई जा रही हैं। शुष्क मौसम में जल तक पहुंचने के लिए कुछ पौधों में गहरी जड़ प्रणाली का विकास हुआ। जैसे कुछ पौधे जिनकी गहरी अपसारण जड़ शुष्क मौसम में जल तक पहुंच जाती हैं और गहरी भूमि से जल का अवशोषण करती हैं। इसमें प्रोसोपी है, जुलाफ्लोरो है, खजूर है जिसे हम जानते हैं, और एकेसिया है आदि। अगला क्वेश्चन है, हमें देखना है कौन सा असत्य है। पहला कह रहा है कि विभिन्न जातियों का भौगोलिक वितरण उनकी तापीय सहन
यानी थर्मल एडाप्टेशन शक्ति पर निर्भर करती है। सही है। फिर जीवों पर ताप का प्रभाव मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि यह एंजाइमों की बल गतिकी को प्रभावित करता है। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि तापमान के बढ़ने के कारण उष्णकटिबंधीय जीवों पर विलुप्त होने का सर्वाधिक खतरा रहता है। तो जब ताप बढ़ता है तो ये विलुप्त नहीं होते, ये माइग्रेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ का तापमान कम होता है। इसे वर्षावास बोला जाता है। और जब टेम्परेचर सामान्य होता है तो ये पुनः अपने आवास में वापस आ जाते हैं। दूसरा, वैश्विक तापमान के कारण प्रजातियों का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर विस्थापन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये भी सही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से कम टेम्परेचर की ओर माइग्रेशन हो रहा है। इसी को अब प्रवासन बोला जाता है। तो तापमान बढ़ने पर प्रजातियां अपेक्षाकृत कम तापमान वाले स्तरों की खोज में उच्च अक्षांशों की ओर विस्थापित होते हैं। अतः बढ़ते तापमान से विलुप्त होने का सर्वाधिक खतरा उच्च अक्षांशीय, जो कि शीतकटिबंधीय हैं, जीवों को होता है, जिनके पास विस्थापित होने के अन्य कोई आवास नहीं होता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ये अक्षांश है 0 डिग्री। अब क्या होता है, यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर में वृद्धि होती है। तो जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं, जंतु हैं, ये ध्रुवों की ओर विस्थापित हो रहे हैं, धीरे धीरे माइग्रेट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, इस जोन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें तो नया स्थान मिल जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ कर्क रेखा या मकर रेखा के मध्य में नहीं होता, या निम्न अक्षांशों में नहीं होता, उच्च अक्षांशों में भी होता है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। तो यहाँ का तापमान भी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। इस वजह से जो निम्न अक्षांश के जीव जंतु उन्हें तो नया स्थान मिल जा रहा है, जबकि ध्रुवों पर रहने वाले या शीत स्थलों पर रहने वाले जीव जंतुओं को नया स्थान नहीं मिल पा रहा। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन देखना। पहला कह रहा है, स्तनधारियों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने की व्यवस्था होती है। सही है। बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होने पर, जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से अधिक होने पर पसीना आता है, जिससे वाष्प बनकर उड़ने से शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है और शरीर का तापमान कम हो जाता है। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि जब बाहर का तापमान शरीर के तापमान से कम हो जाता है और शरीर कँपाता है, जो एक प्रकार का एक्सरसाइज व्यायाम है, इससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और शरीर का जो तापमान है बढ़ जाता है। ये भी सही है। फिर कह रहा है कि पेड़ पौधों में आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए व्यवस्था होती है। यह गलत हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में आंतरिक तापमान को बनाए रखने की व्यवस्था नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 है, सूची 2 है। यह भी एडॉप्टेशन है, अनुकूलन है। कंगारू चूहा कैसे अनुकूलित होता है? यह अपने मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता रखता है। सील क्या करते हैं? सील त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत बना लेते हैं, और कुछ घोंघे और मछलियाँ होती हैं जो ग्रीष्म में निष्क्रियता करते हैं, गर्मियों में डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और प्राणी प्लवक क्या होते हैं? उपरति की क्रिया करते हैं। तो कंगारू चूहा कहाँ पाया जाता है? ये नॉर्थ अमेरिका के मरुस्थल में पाया जाता है, और जल की ज़रूरत की पूर्ति के लिए अपने आंतरिक वसा का ऑक्सीकरण कर सकता है, जिसमें जल उप उत्पाद है, और जल का उत्सर्जन घटाने के लिए मूत्र का सांद्रण कर सकता है। दूसरा, ध्रुवीय समुद्र में पाई जाने वाली सील त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत जमा लेता है, जिसे ऊष्मा रोधी के रूप में कार्य करती है।
साथ ही कुछ घेंगे और मछलियाँ ऐसी होती हैं जो जल शुष्कन तथा ताप से बचने के लिए ग्रीष्म निष्क्रियता, जैसे एस्टिवेशन कहते हैं, में चले जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राणी प्लवक उपरति में चले जाते हैं, जो निलंबित परिवर्धन की अवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय आवासों की उत्पादकता सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किस किस की है? तो जो जल में आवास है उनको कम करने की, पहला तो सूर्य का प्रकाश, ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा तापमान, तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सी प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं? पहला, ऊर्जा और पोषक तत्वों का चक्रीय प्रवाह, तो यह गलत हो जाएगा। पोषक तत्वों का तो चक्रीय प्रवाह होता है, लेकिन ऊर्जा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशीय होती है, ना कि चक्रीय, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, भोजन, आवरण और जल संसाधन को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है और उत्पादकों की संख्या उपभोक्ता से हमेशा अधिक होती है। जो प्रोड्यूसर वर्ग होता है, उत्पादक होता है, जो पिरामिड में सबसे निम्न स्तर पे पाया जाता है, वो उत्पादक वर्ग कहलाता है। इनकी संख्या उपभोक्ताओं से, जो कंज्यूमर होते हैं, उनसे हमेशा अधिक होती है। ये भी सही हो जाएगा, आंसर बी होगा। एक टर्मोलॉजी, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग किसी उत्पाद के पर्यावरणीय लाभों के बारे में एक भ्रामक दावा है या व्यवहार पद्धति है। ग्रीन वॉशिंग एक भ्रामक है जो प्रचार किया जाता है कि ग्रीन वॉशिंग का मतलब है कि ये पर्यावरण के प्रति अनुकूलित है और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस दे रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या हमारी कंपनी की जो कार्य प्रणाली है वह पर्यावरण के प्रति अनुकूलित है, पर्यावरण को हानि नहीं होती, जबकि ये गलत है। ये जो भी सर्विसें होती हैं इनसे पर्यावरण को हानि मिल रही है। ग्रीन वॉशिंग एक कंपनी को उसकी वास्तविक हिस्से से अधिक अनुकूलन कंपनी के रूप में प्रस्तुत करती है। अगला है कि बाह्य ऐसे जीव जिन्हें बाह्य ऊष्मीय जीव कहा जाता है, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है? इस शरीर के तापमान को पर्यावरणीय तापमान के अनुकूल बनाने की क्षमता नहीं रहती जिसमें वे रहते हैं। ये सही है। अंतः ऊष्मीय जीव क्या करते हैं? एंडोथर्म, ये अपने शारीरिक तापमान को शारीरिक गतिविधियों से कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी सही है। फिर समस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बाह्य पर्यावरण के तापमान में परिवर्तन होता है जबकि आंतरिक तापमान नियत रहता है। ये भी सही है। अगला क्वेश्चन कीट भक्षी पौधों के रूप में है। ऐसे पौधे जो कीटों का भक्षण करते हैं। पहला कह रहा है कि ये पौधे फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए कीट का भक्षण करते हैं। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस को पूरा करने के लिए, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये लोग कीटों का भक्षण करते हैं और एक प्रकार से इंडिकेटर के रूप में प्रकृति में प्रयोग होते हैं। जहाँ कीट भक्षी पौधे होंगे वहाँ नाइट्रोजन की कमी होगी। दूसरा, जिन स्थानों पर पौधे पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। ये भी सही है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इस वजह से वो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं और कीटों में नाइट्रोजन होता है। ये पौधे शिकार को आकर्षित करने के लिए अपना रंग बदल लेते हैं। ये भी सही है, आंसर 2 और 3 हो जाएगा। तो ऐसे पौधे जो कीट को खाते हैं कीट भक्षी कहलाते हैं। ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों, सूक्ष्म जीवों को खाते हैं, जिसमें ड्रोसेरा प्लांट है, पिचर प्लांट है जिसे घटपर्डी कहा जाता है, बीनस है, फ्लाई ट्रैप है, ब्लडर वर्ड कीट भक्षी पौधे आदि हैं। जिन स्थानों पर ये पनपते हैं वहाँ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एक टर्मोलॉजी इकोमार्क, इसमें देखते हैं इकोमार्क पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को मान्यता प्रदान करने के लिए उद्योग प्रायोजित एक गैर सरकारी योजना है। गैर सरकारी योजना नहीं है। इकोमार्क जो दिया जाता है वो सरकार के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा अलॉट किया जाता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसमें उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI, क्या BSI की गुणवत्ता
संबंधी शर्तें शामिल होती हैं। यह सही हो जाएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। तो पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों की लेबलिंग एक सरकारी योजना है जो कुछ निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो की गुणवत्ता शर्तों को पूरा करने वाले घरेलू और अन्य उपभोक्ता उत्पादों को मान्यता देता है और पहचान प्रदान करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कारण और कथन के बारे में देखना है। कथन कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय पौधों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। ये सही है। तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, ये भी सही है। तो जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ तितलियां पाई जाएंगी। कथन एक सही हो जाएगा। तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाए जाते हैं क्योंकि तितलियां कोल्ड ब्लडेड होती हैं, ठीक है, और ये अपने तापमान, शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में कैपेबल नहीं होती। बहुत कम तापमान में उड़ान भरने में भी अक्षम होते हैं, जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि कम तापमान में तितलियां जीवित नहीं रह सकती। इसलिए उष्ण और गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में तितलियां रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। तो आज यही समाप्त करते हैं।